दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अपना चैनल यॉप एजुकेशन। हमारे साथ हमारे इंडिया के टॉप लर्नर्स जुड़े हुए हैं, जिनके साथ कि हम लोग बेहतरीन क्लासेस कर रहे हैं। फाइनल तैयारी सीटेट की हमारी चल रही है और जो लोग बहुत सीरियस हैं इस बार के हमें बेहतर नंबर लाना है, वो सभी बच्चे यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं और हम लोग एक-एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे और आज भी डिस्कस करेंगे। हमारा हिंदी पेडागोजी अभी चल रहा है और ये तीसरा क्लास है हिंदी पेडागोजी का। तो हिंदी पेडागोजी पूरी 15 नंबर का आता है, जिसमें सीडीपी का पूरा इन्फ्लुएंस है। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोचना है लिटरेचर के माध्यम से, तो उन सभी लॉजिक्स को हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम 15 क्वेश्चन करते हैं, तो वो 15 क्वेश्चन अपने आप में 15 वैरायटी का होता है, मतलब जितने भी उनके सिलेबस के अंदर है। तो वो हमें एक ओवरऑल टच देने में मदद करता है कि सपोज़ एग्ज़ाम नज़दीक है, तो यहाँ पर पूरी तैयारी हम लोग हर तरह के क्वेश्चन की तैयारी एक साथ कर ले रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। सभी बच्चों का स्वागत है और हम सभी लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन देखेंगे और सब लोगों को पता ही है आगे कैसे क्या करना है। किसी भी में अगर मैं पूछूं कि किसी को कुछ बताना है और आपको बताना है तो आप कमेंट में यस लिख देंगे। तो मैं उनमें से किसी भी बच्चे को रैंडमली आस्क टू अनम्यूट करूंगा, आप अनम्यूट करके बोलेंगे। तुरंत वो सब चीजें तुरंत होनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर स्क्रीन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आ गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सब लोग आंसर करेंगे। एवरीबडी देखिए, ध्यान से देखेंगे सब लोग। प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से द्विभाषिक बच्चों की क्या विशेषता है? यही क्वेश्चन आ गया डिस्कशन वाला। कौन बताना चाहते हैं कि पहली बात तो द्विभाषिक क्या है और ये सभी इसकी विशेषता क्यों होती है? हु कैन से? कौन बताना चाहते हैं? फटाफट बताइए कमेंट में। सब लोग, जो भी लोग बताना चाहते हैं इसके अंदर कि द्विभाषिक बच्चे की विशेषता क्या है। तो द्विभाषिक बच्चे की विशेषता यहाँ पर हमको पूछी गई है। तो द्विभाषिक क्या है बताना है। नेहा महोर बताइए। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, द्विभाषी बच्चे की विशेषता में आएगा कि बच्चा दो भाषाओं को जानता है। ठीक है। अ, जी तो सर, ये वह अच्छा क्यों है? मतलब इससे इससे हमारा जो प्रश्न है हमको यहाँ पे कह रहा है कि जो द्विभाषिक बच्चे हैं उनकी ये विशेषता है, जैसा आपने स्क्रीन पे देखा कि वो संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, ये सब चीज दो भाषा से कैसे आ जाती है, दो भाषा जानने से? जी, क्योंकि सर बच्चा इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, वो अलग-अलग लोगों से मिलता है, हम्म। तो वह उन चीज़ों को सीखता है और जी देख के समझता है, जी जिसके जी। कारण वह मतलब सभी चीज़ों को इन्वॉल्व होके उस चीज़ों को कर सकता है अच्छे से। ओके ओके, गुड गुड गुड। देखिए यहाँ पर मैं भी इसमें कुछ पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। और जब भी कोई भी काम आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके सभी चीजों पे पड़ता है, ठीक है ना? जैसे कि बच्चा कोई बदमाशी करता है तो लोग क्या बोलता है कि वो लोग, अरे मेरा बच्चा ना बहुत बदमाश हो गया। तो लोग कहता है कि खुशी मनाइए कि आपका बच्चा बदमाश है, बस आपको आपके उस बदमाशी को सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। मतलब क्या कि आपके अंदर अगर एनर्जी है, आपके अंदर क्वालिटी है या आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। मतलब अगर आपके पास क्षमता है दो भाषा सीखने की, अगर आपके अंदर ये क्षमता है, तो कहीं न कहीं सिर्फ़ वही क्षमता नहीं आई है। वो क्षमता लाने के क्रम में आपने काफ़ी कुछ एडजस्ट किया है, काफ़ी कुछ नया लिया है, काफ़ी कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ आपने विज़ुअलाइज़ की है। ऐसे डायरेक्ट नहीं आ गई आपके अंदर वो। तो इसलिए आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली है, क्योंकि आप एक भाषा से दूसरी भाषा, अब मैं बोलता हूँ, मान लीजिए कि सी देयर इज़ एलिफेंट, तो आप सोचते हैं अच्छा देखो वहाँ एक हाथी है। तो आप ये ट्रांज़िशन करने की भी क्षमता आपके अंदर आ गई कि देखो इंग्लिश से हिंदी आप ट्रांज़िशन कर रहे हैं। फिर उसको समझ भी रहे हो, अच्छा हाथी है वहाँ पे। तो ये क्षमता आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी को भी बढ़ाया। ये क्षमता सामाजिक सहिष्णुता इसलिए क्योंकि आप दूसरे भाषा को भी समझ रहे हैं। वो भी तो समाज का ही पार्ट है। वो मे बी पहले आपके समाज का आपकी मातृभाषा नहीं थी। द्विभाषिक में दूसरी भाषा ऑब्वियसली आपकी मातृभाषा नहीं है। तो वो को सामाजिक सहिष्णुता भी आती है और विस्तृत चिंतन तो ऑब्वियसली आप
डिटेल्ड थिंकिंग करना ही पड़ेगा जब भी आप किसी भी इस तरह के चीज़ों को देखते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, चीज़ों को लिंक करना है। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में ये था, इंग्लिश में ये है। तो आप इसलिए आपको हमेशा द्विभाषिक में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और आज एक बात आप जान लीजिए, हमेशा आप देखिएगा टेट पेपर में 2 लैंग्वेज होता है। आपने कभी ये सोचा कि 3 क्यों नहीं होता या 1 क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि द्विभाषिक ही आपके अंदर जो है कम से कम द्विभाषिक होना बेस्ट संज्ञानात्मकता इत्यादि को दिखाता है। त्रिभाषिक या 4 भाषा भी अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर वो फ़ोकस्ड हो जाएगा भाषा पे ही बस। इसलिए 2 भाषा आपको दिया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपको इस तरह से बहुत घुमा-घुमा के भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त सभी यहाँ पे था लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, यदि बच्चे की भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाया जाता है, तो वह साथ-साथ परीक्षा की तैयारी भी करता है, वह साथ-साथ भाषा भी सीखता है, केवल विषय ही पढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग उत्तर दे रहे हैं कि वह साथ-साथ भाषा भी सीखता है। कैसे लगता है आपको? क्विकली, जल्दी से, यस भी लिखना है तो तुरंत कमेंट में लिखेंगे। कैसे लगता है कि आपको तुरंत कि वो भाषा सीखता है? हुँ, हुँ, सोनी, कैसे लगता है आपको कि कोई बच्चा कुछ भी पढ़ रहे हैं तो भाषा भी सीख रहा है? जी सर। बताइए। भिन्न कोई विषय पढ़ाया जाता है तो उसमें बच्चा जो है भाषा पढ़ाया जा रहा है विषय हुँ, लिटरेचर या हुँ। बताइए, और बताइए। जो भी अदर चीज़ उसको बता हुँ, इंटरेक्ट हो रहा है तो अलग चीज़ भी वो सीखता है। सिर्फ़ भाषा ही नहीं मतलब उसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड आता है तो दूसरे लैंग्वेज का भी होता है। जैसे संस्कृत से ही सर अदर लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है। जैसे आप भी बताए थे कि संस्कृत से क सोनी, हेलो? देखिए मैं पहले आज आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ जो मैं 2-3 दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऑब्ज़र्व नहीं करता हूँ। आपकी एक बड़ी खूबी है कि आप हमेशा बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन एक चीज़ आपको सुधारना है, वो क्या है कि आप प्रश्न को एक्चुअल मूड को नहीं समझते हैं। ये मैंने कल भी गौर किया था, ये परसों भी गौर किया था। प्लीज़ आप अगर ये चीज़ पे थोड़ा-सा काम कर लीजिएगा ना, आप सबसे टॉप पे चले जाइएगा। प्रश्न क्या था कि आप अगर भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, समझिएगा इस चीज़ को, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है कि वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, जो आप में है, ये 99% लोगों में नहीं होती है। लेकिन उस क्रम में अगर आप इस चीज़ को सुधार लीजिएगा, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये मैं 3-4 दिन से नोटिस किया हूँ, तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ। भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाया जाता है। आप टू द पॉइंट आपको बोलना है कि भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाया जाता है, तो बस हम उस संदर्भ में बात करेंगे। बोलते-बोलते ये हम कई बार जनरल बात करने लगते हैं, वो नहीं करना है। बस हमको टॉपिक क्या है कि भाषा है और भाषा से अगर भिन्न कोई विषय मतलब अगर आपको गणित पढ़ाया जाता है, अगर आपको साइंस पढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं सब लोग? या अगर आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो भी आपके भाषा का विकास होता है, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है और बात एकदम टू द पॉइंट करना है। तो भाषा का भी विकास होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं, अभी मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब सीटीपी पढ़ाता हूँ, तो बिना लैंग्वेज के पढ़ा सकता हूँ क्या? जब कोई टीचर मैथ पढ़ाते हैं, बिना लैंग्वेज के पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, लैंग्वेज का यूज़ उनको सब जगह करना ही पड़ेगा। इसलिए वह साथ-साथ भाषा भी सीखता है ना? तो को जिस भी भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, तो लॉजिक पढ़ाया जा रहा है, पेडागोजी अभी मैं हिंदी की पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ाने का तरीका सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी भाषा सीख रहे हैं। तो कभी भी हम ज़िंदगी में कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाई जाती है और वही भाषा हमको यूज़ करना है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और मैं चाहूँगा कि आप अगले अपने कमेंट में इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है, जो लाखों बच्चों में नहीं है। ये मैं देखा हूँ कि हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में आप बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो इस ज़ूम में भी सबके पास वो क्वालिटी नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगला देखिए। यदि तुम्हें डालियाँ भरकर चॉकलेट दे दी जाए तो तुम क्या करोगे? अब इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका क्या उद्देश्य है? बच्चे को गणित सिखाना,
बच्चे को नए शब्द से परिचित कराना या अनुभव और चिंतन को स्थान देना। कोई मुझे बता सकते हैं कि इसमें सी ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन पूछने से कैसे अनुभव चिंतन विकसित होगा? एनीबॉडी? 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 चलिए बताइए। आईफोन, सस्मिता, बताइए। फटाफट अनम्यूट करिए बेटा, फटाफट अनम्यूट करिए, देर मत करिए। अच्छा, वो शायद पहले दिन जुड़ी हैं, तो मैं आरुषि को अब मौका दूंगा। तो बी वेरी स्मार्ट इन मोबाइल हैंडलिंग ऑल्सो। बताइए आरुषि। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। ये देखेंगे बच्चे को डालियां भर के जो चॉकलेट दिए हैं, तो वो बच्चे का अनुभव देखेंगे, बच्चे क्या करता है उस चॉकलेट को। ठीक है। ये देख सकते हैं कि बच्चे उसको बांटेगा कि खुद रखेगा, उसके काउंट करेगा। ये बच्चे का देखेंगे, बच्चे का अनुभव चेक करेंगे कि बच्चे उस चॉकलेट को क्या करता है। जी अपने जी। दोस्तों के साथ बैठता है, अपने फैमिली के साथ शेयर करता है। ओके तो अपने ओके बच्चे को अनुभव देखेंगे, बच्चे क्या करते हैं। ओके। प्रीति, आपको भी मैं इस पर बोलने का मौका दूंगा, क्विकली अनम्यूट करके बताइए। हेलो। जी बताइए। हेलो। हाँ, प्रणाम बताइए। सर। जी मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे किसी भी बच्चे को हम डालियां भर के टॉफी दे रहे हैं या चॉकलेट दे रहे हैं, तो हाँ। उससे बच्चे का चिंतन भी होगा कि वो उस टॉफी का क्या करेगा। वो अपने पास स्टोर कर कर रखेगा या अपने दोस्तों को देगा या उसे काउंट करेगा या उस वो टॉफी जो उसका टेस्ट कैसा है वो भी वो चेक करेगा, खाएगा। तो ये सब चिंतन में आएगा। जी ओके ओके गुड। देखिए, मैं भी इस बात को आप दोनों ने मिला जुला के सही बोला। बच्चे को जब हम डालियां भर के चॉकलेट देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं तुम क्या करोगे, तो अब वो बताएंगे हमको कि सर आप हमको डालियां भर के चॉकलेट दीजिएगा ना, तो हम अपने दोस्तों में बांट देंगे। अगर वो ये बात बोलते हैं तो हम समझेंगे कि नहीं, ये बच्चा सामाजिक है, ये अपने आसपास के लोगों की भी फिक्र करता है और ये मिलकर रहना पसंद करता है। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो अपने पास रख लूंगा और मैं डेली डेली खाऊंगा, तो इससे पता चलेगा कि वो बच्चा थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सेल्फिश है, या उसकी वो दुनिया को मतलब ये शेयरिंग वाला नेचर उसके अंदर नहीं है। तो इसी प्रकार से किसी भी इंसान से जब कुछ पूछा जाता है, और ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा चीज है जो मैं पर्सनली डेली लाइफ में लोगों को समझने में बहुत यूज करता हूँ। आप जब कोई बात आंसर दे रहे हैं, आप कैसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप किस बारे में बोल रहे हैं, इससे आपकी सोच का पता चलता है, हमारी सोच का पता चलता है कि हम सोच आखिर क्या रहे हैं, हम किस चीज को फोकस कर रहे हैं, क्या चीज हमारा ये है ना। कोई बात करते करते कई बार बच्चा बोल देता है कि सर केवीएस में ही जाना है, बहुत पैसा मिलता है ना। मतलब आपका फोकस पॉइंट क्या, पैसा। कोई बच्चे बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, हमको तो स्टेट में ही जाना है क्योंकि हम तो दूर नहीं जा सकते ना। आपको फोकस पॉइंट क्या है कि आपको घर के नजदीक रहना है। तो आपका मनसा क्या है, आप किस तरह से चिंतन कर रहे हैं, वो आपके डिसीजंस पर निर्भर करता है कि विच काइंड ऑफ डिसीजंस यू टेक। वो बहुत क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट भूमिका है बेसिकली उस पॉइंट की इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में देखना चाहिए? नैतिक, बहुभाषी, सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी? अब सभी लोग भाषा की बात करते हैं। अब यहां पर आंख बंद करके जो भी लोग क्या कहते हैं डी आंसर दे रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूं। भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखना चाहिए? भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखना चाहिए? देखिए, भाषा शिक्षण बहुभाषी संदर्भ में रखना चाहिए। संदर्भ पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग करता है। किस संदर्भ में देखना चाहिए भाषा शिक्षण को? शिक्षण बच्चे के नेचर की बात नहीं पूछ रहा है कि भाषा आप सीख रहे हैं तो आप नैतिकता भी सीखिए, ये सीखे नहीं। टीचिंग की बात कर रहे हैं। जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम क्या ध्यान में रखें? तो अगर हमें मल्टीपल भाषा का ज्ञान है या समझ है, जैसे मैं क्लास में आता हूं, मेरी क्लास में साउथ के भी बच्चे हैं, नॉर्थ के भी बच्चे हैं, नॉर्थ में भी हर तरह के बच्चे हैं। अगर मुझे उनके टोन की समझ है, जैसे हिंदी में भी हर बच्चे हर टोन में बोलते हैं, तो अगर मुझे उन टोन की समझ है तो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो भाषा शिक्षण में ये संदर्भ देखना बहुत जरूरी है। और विद्वान ये कहते भी हैं कि एक शिक्षक को तो द्विभाषिकता होना ही चाहिए, और दो या दो से अधिक भाषिकता आप जानते हैं तो बहुभाषिक आप कहलाते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो ये अगर आप जानते हैं तो आप बच्चे को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्योंकि टीचर के रिगार्डिंग बात हो रही थी और भाषा के शिक्षण करने की बात हो रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर बहुभाषिकता को प्राथमिकता दी है। बच्चे के नेचर की बात होती या भाषा से क्या-क्या सीख सकते हैं, ऐसा कुछ होता, तब नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सब आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत टू द पॉइंट पूछा गया था। अगला देखिए, पठन कौशल के अंतर्गत निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? पठन कौशल के अंतर्गत पढ़ना, पठन कौशल मतलब समझ रहे? पढ़ना कौशल के अंतर्गत कि शब्दों, वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षरों की पहचान करना, द्रुत गति से पढ़ना या संदर्भ के अनुसार पढ़ना। तो कुछ बच्चे दे रहे हैं ए, कुछ बच्चे दे रहे हैं डी। जो डी दे रहे हैं वो करेक्ट है। उनमें से कोई क्विकली बताना चाहते हैं, तुरंत अनम्यूट करके तुरंत बताना है 30 सेकंड के अंदर। निधि पाठक, तुरंत एकदम, ये सब में टाइम वेस्ट मत करिएगा। बताइए क्यों संदर्भ के अनुसार ग्रहण करना इंपॉर्टेंट? प्रणाम सर। जी प्रणाम। इसका आंसर है डी, जी। संदर्भ अनुसार अर्थ हाँ, ग्रहण क्यों क्यों करना। क्यों बस क्यों पठन बताना? क्योंकि सर पठन से ही हम पढ़ेंगे तभी सामने वाले को पढ़ने के बाद उस अर्थ को समझेंगे, ग्रहण करेंगे और तब दूसरे के माध्यम तक हम उनको पहुंचा सकते हैं। ओके अगर हम खुद ही नहीं समझेंगे तो सामने वाले को हम रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? ओके ओके, ठीक है, अच्छा प्रयास है। देखिए, पठन की जब भी हम बात करते हैं, सिंपल सी बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँ। रीता पाल, एक बार आपको भी, आपने भी यस लिखा है, आप भी इस पर बताइए। रीता पाल, बताइए। जी हाँ सर, प्रणाम। जी संदर्भ के अनुसार जब बच्चे को अगर भाषा वो पढ़ रहा है और जो है अगर जब तक कि वो समझ नहीं पाएगा भाषा को तब तक वो अपने भावों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो इससे बच्चा ये है कि जैसे कि सर क्वेश्चन रिपीट करा दीजिए। क्वेश्चन ये है कि पठन कौशल जो है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ को के अनुसार अर्थ ग्रहण करें। तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण? सर जब बच्चा मतलब पढ़ रहा है तो वो अपनी सोच और विचार को विकसित मतलब समझेगा कि हमने ये पढ़ा है तो इसमें क्या हो सकता है, तो फिर वो अपने माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, सॉरी सर। ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास। अब देखिए, मैं इस पे बोलता हूँ जो मैं मेनली सुनना चाह रहा था। मैं क्या सुनना चाह रहा था इसमें, कि अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। चाहे वो क्वेश्चन को पढ़ रहे हो या मेरी बात सुन के पढ़ रहे हो या कैसे भी करके आप पठन, मतलब जो आप अपने से रीड कर रहे हैं। तो 30 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रहा कि आपने उसमें क्या सीखा, वही इंपॉर्टेंट है ना बस। तो यहां पर वो उसका मेजर रीजन है कि आपने अगर संदर्भ को समझा, अर्थ को समझा, हमारा ऑप्शन वही था। अगर आपने ऑप्शन को समझा, संदर्भ के अनुसार अगर अर्थ ग्रहण किया, जिस वे में मैं बोलना चाह रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन में, उस वे में अगर आप समझ गए, या कोई किताब पढ़ रहे हैं तो किताब जिस संदर्भ को बोल रहा है उस संदर्भ को समझ गए, उसका अर्थ ग्रहण कर लिए, वही ना मेन एजेंडा है। नहीं तो आप 4 घंटा पढ़ लीजिए, 5 घंटा पढ़ लीजिए, पढ़ लिया, क्या पढ़ा पता नहीं, कैसे क्या था कुछ नहीं पता, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहा। तो पठन, कोई भी चीज सुनना भी तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक सुन के आप समझ ना जाइए। सुन लिया, कोई मतलब नहीं है जब तक समझेंगे नहीं। कोई भी काम करेंगे तो मैं पढ़ा रहा हूं, शिक्षण मेरा तब तक सफल नहीं होगा जब तक आपका अधिगम नहीं होगा। तो हर चीज उसका जो आउटपुट है वो होना है। मेन आउटपुट है कि अर्थ ग्रहण करना, यस या नो? तो वो चीज होना चाहिए, राइट? यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुभाषिक हैं तो ये आपके लिए क्या है? समस्या है, संसाधन है, बाधा है, या यह सभी? बहुभाषिक हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले हैं, तो ये कभी भी समस्या नहीं है, ये कभी भी बाधा नहीं है। इसको हम हमेशा संसाधन के रूप में देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी टाइम वी हैव टू ट्रीट माई ऑल स्टूडेंट्स, योर ऑल स्टूडेंट्स एज अ संसाधन। मतलब मेरे पास अगर अभी 10 स्टेट के बच्चे हैं तो दैट्स माई पावर, कि मेरे पास अलग अलग वर्सटाइल पर्सनैलिटी के बच्चे हैं, जिससे कि हर लोग बहुत कुछ सीख सकता है ना? इसलिए हमारी जो नॉर्मल क्लास होती है उससे जूम क्लास क्यों बेटर है, इफेक्टिव है? क्योंकि इसमें आप अलग अलग संस्कृति के संपर्क में आते हैं और ये संसाधन के रूप में आप लेते हैं, इसलिए आपकी रुचि और ज्यादा इसमें बढ़ती है।
अगला देखिए, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? उसी को क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा है। वर्णमाला का ज्ञान होना, पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना, वाक्य को पढ़ने की कुशलता या 12 खड़ी का ज्ञान होना। सबसे इंपॉर्टेंट वही बात है, फिर से अर्थ ग्रहण करना। जब तक हम अर्थ नहीं ग्रहण कर रहे हैं तब तक हमारा करने का कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, है ना। ये हर चीज में मान लीजिए बच्चों, मैं चाहता हूं इस लाइन पे आप फोकस करिए। मैं एक बार अपने से सबको ये बात बताना चाहता हूं, इस चीज पे फोकस करिए। कोई भी काम ये एकदम मान लीजिए, पढ़ रहे हैं, समझे नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं, सुन रहे हैं, दिमाग में रहा नहीं वो चीज तो सुनने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं पाए तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। वो सारे टीचर जो बोलते हैं क्या कि भाई हमने तो कोर्स कंप्लीट कर दिया, क्या कर दिया कोर्स कंप्लीट? बच्चे को समझ में ही नहीं आया तो आपका कोर्स कंप्लीट का मतलब। बच्चे बोल रहे हैं कि मैं तो सर 6 घंटे मेहनत करता हूँ, अक्सर बोलते हैं ना, मैं तो 6 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मेरा नहीं होता है, तो वो बोल के कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुनेगा? तो 6 घंटे आप कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो, 6 घंटे का क्या आउटपुट है, वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। कभी भी हर चीज का आउटपुट मैटर करता है। सर हम तो 6 महीना तैयारी किए, सीटेट एग्जाम दिए, मेरा काहे नहीं हुआ? ये सवाल ही नहीं है। आप क्या तैयारी किए, कैसे किए, वो चीज इंपॉर्टेंट था, है ना। तो हमेशा अगर आपका फल निकला, अब एक दूसरे ढंग से सोचिए, सब बच्चे बोलेंगे अरे हमने तो इतना एग्जाम दिया, मैंने बहुत किया थे। अच्छा मेरा तो एग्जाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम उस समय पर ये हो गया था, उस समय पर ये हो गया। रिजल्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आउटपुट मैटर्स, है ना। कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसका आउटपुट मैटर करता है। पेडागोजी में हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी लर्निंग, टीचिंग, लैंग्वेज का LSRW कंसेप्ट, मैथमेटिक्स में निदानात्मक, उपचारात्मक, कोई भी चीज जब तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, आपके लिए लाइफ में ही ले लीजिए, नहीं पहुंचे तो कोई मतलब नहीं। किसी को फोन किया कि भैया ये हमको एक अर्जेंट बाइक का जरूरत था, दोगे क्या, है क्या? अरे भाई सुबह फोन करता तो दे देते, अभी तो तुरंत लेके निकल गया है। कुछ लोग कहानी पढ़ा देता है। मेरा काम नहीं हुआ, जो एजेंडा था वो एजेंडा फुलफिल नहीं हुआ, आउटपुट नहीं हुआ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद आप कितना भी बोलिए अरे आपको पहले काहे नहीं फोन किया, वो सबसे कोई मतलब नहीं। जब तक किसी भी चीज का आउटपुट नहीं हुआ तब तक उस डिस्कशन का, उस बात का कोई वैल्यू नहीं। अर्थ ग्रहण करने का यही मतलब है। ये क्वेश्चन आपको बार बार घुमा घुमा के सेम लॉजिक का अलग अलग सब्जेक्ट में आएगा। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में, लैंग्वेज सीखने सिखाने में, परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल परिवेश से सीखी जाती है। अर्जित करना सहज होता है, नेचुरली भी हम अर्जित करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। संचार भाषा के माध्यम से सीखी जाती है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, देखिए उपरोक्त सभी हो गया, खुश हो गए, सही है नहीं। ये तीनों वर्ड को समझेंगे। परिवेश, कल को परिवेश पे कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जो हमारे ये लॉजिक काम दे देगा। अर्जित करना सहज है, बहुत बड़ा टर्म है ये, नेचुरली है। आपको बचपन में कोई सिखाया नहीं कुछ बोलने के लिए, टोन बोलने के लिए, लेकिन आप सीख जाते हैं, वही टोन में बात करते हैं। हमको कोई सिखाया इस टोन में बोलने के लिए, आज हम चाह के भी नहीं बदल पाते हैं, है ना। मैं 2 लाइन बोलता हूँ तो किधर के भी बच्चे होते हैं कि सर आप बिहार यूपी से हैं क्या, पता चल जाता है लोगों को, वो कोई सिखाता है। हमारा टोन है, आप राजस्थान से आपका टोन है, आप जयपुर क्या कहते हैं, आप आसाम से हैं आपका टोन है, आप तेलुगु हैं आपका टोन है, आप कर्नाटका से आपका टोन है, तो वो चीज है। अगला देखिए, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? आप स्वर कर रहे हैं, मतलब सामूहिक वाचन में क्या होता है, ग्रुप में पढ़ना, जो भी आप कर रहे हैं। स्वर में क्या करते हैं, बोल के पढ़ रहे हैं। हम लोग के तरफ जैसे आज लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो हम लोग के तरफ ऐसा स्वर में पढ़ने के लिए बचपन में बोला जाता था। तो कोई भी चीज बोल के पढ़ना। अनुकरण वाचन क्या होता है, किसी कोई देख रहे हैं उसी तरह से बोल रहे हैं, है ना। जैसे कोई बोल रहा है क्या कि कहीं पे गए, अभी हम गांव में रहते थे, रहने लगे जाके दिल्ली में, वहां पे देखते हैं सब एकदम पूरा बात कर रहा है, एकदम बोलने का टोन ही बदल रहा है। अरे नहीं यार, या घर में बोलते थे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, वहां पे जा रहे पूरा टोन वाला बोल रहा है, नो नो नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी वहां तो,
ये पूरा टोन में दिल्ली में बोल रहा है तो मैं भी वैसे बोलने लगूं, ये अनुकरण वाचन हो गया। मौन वाचन की मन ही मन बोल रहे हैं, है ना, सेंटेंस चल रहा है। स्वस्वर वाचन वही जो आप बोल के पढ़ते हैं, तो स्वर सहित पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि बचपन में हमको पिताजी बोलते थे कि सुबह सुबह पढ़ो, जोर से पढ़ो तो कविता याद होता है ना। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, अभी भी याद है, हम लोग पढ़ते थे। स्वस्वर वाचन बहुत अर्थ ग्रहण करने के लिए यूजफुल होता है। तुम्हारा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्य, ध्येय तथा लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशिक्षण में मूल्य और उद्देश्य के बीच तुलना की जाती है। ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट आपको बताना है, और स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। इवेल्युएशन है, मूल्य और उद्देश्य, वैल्यू क्या है, हर इंसान की वैल्यू है। दीपक हिमांशु एक टीचर है, दीपक हिमांशु की क्या वैल्यू है इंडिया में, है? टीवी चलती है, टीआरपी आती है, किस चैनल की क्या टीआरपी है? क्या रेटिंग है, क्या रिव्यूज, अनअकैडमी ऐप पे भी जाएंगे, ये टीचर का क्या रेटिंग है, सबका मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है। आप भी एक स्टूडेंट है, आपका वैल्यू क्या है? एवरीबडी इज अ ब्रांड, आप अपने आप में एक ब्रांड है, आपका नाम ही एक ब्रांड है, क्योंकि आपकी कुछ वैल्यू है, आपकी नॉलेज है, और आप क्या वो उद्देश्य के हिसाब से कैसा है। आप क्लास करने आए हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सीटेड को उससे कोई मतलब नहीं है, उस उद्देश्य के हिसाब से आपकी क्या वैल्यू। ये बात जेरोली मैक ने बोला था, लेकिन ये बात जो बोली थी ये बहुत अच्छी है। कौन सी भाषा अर्जन की विधियां हैं? भाषा को अर्जित करने की विधियां हैं। अब ये सब क्वेश्चन में आपको हमेशा जनरल लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में जहां पर हमने डी नहीं लगाया था वो भाषा शिक्षण था, तो टीचर को जिस चीज के लिए बोला गया वही काम करेगा वो। लेकिन बच्चा जब भाषा अर्जन करता है या कुछ भी अर्जन करता है तो वो हर तरह की गुण सीखता है, तो सहजता भी होता है ना। सहजता से भी आप अच्छा सीखते हैं। अभी मान लीजिए कोई असहज होके बैठा हुआ है, पूरा एकदम, अरे यार मेरा मेकअप ना खराब हो जाए, बहुत लोग देखो देखे जरा सा कोई है, मेरा मेकअप ना खराब हो जाए, अरे ऐसा तो नहीं, मेरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज में रहेंगे तो फिर सहज नहीं रहेंगे, है कि नहीं। मैं वीडियो जान के लिए आया कि तब सभी लोग देखिए पूरा एकदम, अरे यार कोट वोट पहन के आया, बहुत टीचर भी आता है कोट पहन के पढ़ाने के लिए। तो सहज रहना जरूरी है। मेरा काम यहाँ पर क्या है, ज्ञान देना। कभी कभी मैं देखता हूँ बाद में वीडियो, मेरा मुंह ऐसा रहता है, पढ़ाते पढ़ाते मैं एकदम ऐसे हो जाता, मुझे खुद पर मुंह देख के हंसी लगता है। लेकिन फिर यही सोचता हूँ कि मेरा वो काम नहीं है ना, कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, कि मैं पूरा एकदम ये एक फ्रेम वो फ्रेम नहीं। हमारा काम है यहाँ पे पढ़ना, हमारा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए सहज रहना जरूरी है। सहज नहीं रहेंगे बाकी चीजों पे ध्यान रहेगा। बचपन में मेरा बहुत था, 3-4 क्लास में ना मुझे अपने स्टाइल की बहुत पड़ी रहती थी। मैं कपड़ा जो मैं फुल पैंट शर्ट अंदर शूटिंग करके पहनते हैं, तो कई कई बार ना ये बाहर निकल जाता था, एक तरफ से बाहर निकल गया, ये हो गया, कहीं ज्यादा निकल गया, कहीं कम निकल गया। मैं पूरा क्लास में खड़े होके ऐसे ऐसे करते रहता था। तो मुझे याद है हमारे संस्कृत वाले टीचर आए, तो देख रहे बार बार खड़ा होके ऐसे इसको समेट रहा है, तो हमको बोलते हैं, क्या तो बोले थे, राजेश खन्ना का नाती है तुम तो ऐसे कुछ बोले थे। तो उस समय मौसा हीरो, बहुत 90s का बात है। तो बहुत मुझे वो करते थे। तो कहने का मतलब क्या है, सहज नहीं था, क्योंकि आप सहज नहीं रहेंगे तो काम पे फोकस नहीं होगा। जो बच्चा अपना पैंट का अंदर अंडर शूटिंग है कि नहीं, पूरा शर्ट क्रीज है कि नहीं, ये देखने में रहेगा, वो कहाँ से सहज रहेगा पढ़ने में। तो सहजता बहुत जरूरी है। नहीं, ये ऑप्शन आपको थोड़ा अलग टाइप का लगा होगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। पढ़ाई में सहजता, लैंग्वेज में सहजता बहुत जरूरी है। सहज रहिएगा तो आप सही तरीके से सीखिए। पुनरावृत्ति, ये आपको पता है, रिपीट करने से सीखते हैं, अनुकरण से भी सीखते हैं, लेकिन सहजता भी कितना जरूरी है ये आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम के द्वारा हम सब पढ़ना लिखना सीखते हैं। भाषा अधिगम के द्वारा हम बोलना वो समझना सीख जाते हैं। क्या सही नहीं है? भाषा अधिगम के द्वारा हम बोलना और समझना सीख जाते हैं, या क्या सही नहीं है बताइए। भाषा लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या सही नहीं है? जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं, बिल्कुल, है ना। हम सब पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। अधिगम की बात हो रही है। किताब और व्याकरण की जरूरत, अधिगम के लिए किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये 2-3 क्वेश्चन और है, खत्म होने दीजिए। आपसे मैं पूछूंगा कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है। फिर से कल भी बात इस पर हुई थी, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मुझे पता नहीं हिंदी में आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बहुत जबरदस्त ट्विस्ट। यहाँ पर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। भाषा की लर्निंग में किताब और व्याकरण की बहुत जरूरत पड़ती है। आपने गौर किया 4 कंसेप्ट होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, है ना। पढ़ना क्या है? रीड करना। लिखना क्या है? राइट करना। बोलना क्या है? स्पीकिंग। समझना क्या है? अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग या अंडरस्टैंडिंग। इस चीजों के लिए ये एक्विजिशन मैटर करता है, इन चीजों के लिए लर्निंग मैटर करता है। हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हमारा लर्निंग है, लेकिन हम उस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं अपना हिसाब से, वो जब आप अर्जित कर लेते हैं तब, है ना। तो भाषा अधिगम के संदर्भ में ये चीज जो है सही नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में ये चीज सही है। समझना जैसे ही आ गया तो आप अर्जित करेंगे तभी आप समझ पाएंगे या उस चीज को ये कर। अधिगम तक में आपको ज्ञान हो गया, ये ज्यादा। जैसे प्रतिभाशाली और क्रिएटिव में क्या अंतर है? प्रतिभाशाली को पूरा ज्ञान रहता है, क्रिएटिव उसमें कुछ नया करता है। तो अधिगम जिसके पास है वो उस चीजों का ज्ञान है। अर्जन जो है वो उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने आता है, समझने आता है, बोलने आता है। बोलिएगा तब जब आप उसमें अपना दिमाग भी समावेश करिएगा। ये मेन डिफरेंस है। ये जूम क्लास थी इसलिए इस पकड़ भी पाया मैं, नॉर्मल क्लास में समझ भी नहीं पाता कि बच्चे को ये डिफरेंस। भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि बच्चे उन विषय एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनको वास्तविक जीवन से संबंधित होता है ना। एक बार मुझे एक बच्चे ने कंप्लेन कर दिया था कि सर जी बात खत्म हो जाए तो पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। तो मैंने बोला कि क्लास भी खत्म हो गई, बात बात में ही खत्म हो गई क्लास। तो वही है, वास्तविक जीवन से संबंध होना बहुत जरूरी है। वास्तविक जीवन से संदर्भ के संदर्भ में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन से जोड़ने का जब प्रयास करते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्यों क्रियाशीलता है? क्रियाशीलता में कुछ प्रैक्टिकली करने की बात होती है ना, बैठ के सिर्फ भाषण देने की बात नहीं होती है। अभिप्रेरणा, रुचि जब आप मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है, समन्वय चीजों के सामंजस्य से जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकली जब आप कोई काम करते हैं या कोई किए हुए चीजों से जोड़ते हैं तो वो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। वास्तविक जीवन में है, जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आप चीजों की क्रियाशीलता से जोड़ रहे हैं। क्रियाशीलता से मतलब जो चीजें हो रही है, वर्क एक्टिविटी, उससे जोड़ रहे हैं, तो क्रियाशीलता यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेखन में विद्यार्थी अक्षर की आकृति बनाकर सीखते हैं? जल्दी से बताएंगे, जूम का टाइम खत्म हो रहा है। किस लेखन में विद्यार्थी अक्षर की आकृति बनाकर सीखते हैं? देखिए, स्वतंत्र लेखन में जो भी मन होता है लिखते हैं, रचना में कुछ क्रिएटिव करते हैं। रूपरेखा, रूपरेखा नहीं, रचना में बेटा, रचना क्रिएटिविटी की बात हो रही है, कुछ नया लिखते हैं आप, कुछ नया रचना करते हैं। अक्षर की आकृति ये रूपरेखा में होती है, जहां पर कि हम कुछ रूपरेखा लिखने की बात करते हैं। किस विधि के द्वारा अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके बालक सीखता है? अनुकरण कर रहा है, किसका अनुकरण कर रहा है? शिक्षक का। देखिए, आगमन और निगमन विधि आपको पता है, उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण। जैकपॉट विधि मेन होता है जिसमें मेनली अनुकरण की बात आती है, ध्यान दीजिएगा। जैकपॉट विधि में अनुकरण की बात आती है क्योंकि इसमें बच्चे देखते हैं और उसके हिसाब से अभ्यास करके सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और अधिगम और अर्जन में भी मैं डिफरेंस आपको बता दिया हूं। एक बार आप लोग होमवर्क करके आइएगा, एक क्लास में, अगले क्लास में ना, या कभी मैं आपसे उस पर जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच इस क्लास को करने के लिए एवरीबॉडी। मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।